तो आपको डर लगेगा नॉट बिकॉज ऑफ द फिल्म बट यू विल फील स्कैर्ड फॉर द कैरेक्टर कि अब ये जो भी डायरेक्ट करेगा, मैं करूँ या कोई और करे, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको इस फिल्म को एक तरीके से ही डायरेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे 2-4 छक्के मारे थे उस स्क्रिप्ट ने, लेकिन रन आए नहीं स्कोर बोर्ड पे। लोग रिस्क नहीं लेते ना, लोग नहीं लेते, सेफ खेलते हैं और उनको सब कुछ चाहिए कि सिक्योर हो जाए पहले ही। उन्होंने तो उतने ही पैसे देने हैं ना, तो उनको सेफ नहीं खेलना है अपने 500 रुपये के लिए। जिसका 50 करोड़ लगा है पिक्चर पे, उसको सेफ खेलना है। मेरे पास तो पैसे नहीं है फिल्म पे लगाने के लिए, मेरे घर में तो कोई स्टार बैठा नहीं है जिसको मैं लॉन्च कर दूँ। सो जाओ दादी वरना हस्तर आ जाएगा, ये इस लाइन से ना पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। और ये आज का ऐसा दिन है कि ये लाइन के बाद भी दादी सो नहीं रही है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ऐसा क्रेजी आने वाला है कि दादी अब हस्तर को देखने के बाद भी जगी हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों है, ये हम जानेंगे गिरीश कोहली जी से, जिन्होंने क्रेजी का राइटिंग भी किया है और डायरेक्शन भी किया है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि दादी हस्तर को देखने के बाद भी अब सो नहीं रही, उनकी नींद हराम हो चुकी है? हाँ, क्योंकि क्रेजी का एक्साइटमेंट है, तो कैसे नींद आएगी? 28 फरवरी तक नहीं आएगी किसी को। ऐसा क्या है क्रेजी में कि दादी भी अब क्रेजी हो गई है? वो तो सोहम का विजन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें ऐसा लगता है कि जिन कैरेक्टर्स से उन्होंने लोगों को डराया है, उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ वो उन्हें हंसा भी सकते हैं। लेकिन क्रेजी जो है ना, ऐसी कोई डरावनी पिक्चर है, ना ही ऐसी कोई कॉमेडी है। वो एक बहुत ही मज़ेदार उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, टेक्निक था। अब क्रेजी का कुछ लेना देना नहीं है तुम्बाड़ से। अच्छा। हाँ, क्रेजी अपने आप में एक थ्रिलर है जिसका ह्यूमर क्वर्की है, कभी कभी ब्लैक ह्यूमर भी है। और जहाँ तक डराने की बात है तो आपको डर लगेगा नॉट बिकॉज ऑफ द फिल्म बट यू विल फील स्कैर्ड फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में है। इंटेंसिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। लगा ना आपको ट्रेलर देख के? हाँ, इंटेंस है वो। बट हमने ट्रेलर के साथ ये क्रेजी में हमने एक एक्स का भी फैक्टर देख रहे हैं। बचपन से ना वो एक्स का वैल्यू निकालते निकालते दिमाग का पूरा एकदम पजल हो गया है। ये अब आपसे जानना चाहिए कि ये एक्स किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? हाँ, ये एक्स जो है वो इस टाइटल में साइलेंट है। फिल्म का नाम क्रेजी है और हमारा भी मैंडेट है कि हम इस पे साइलेंट रहें, जिससे जैसे एक्स है, लेकिन इसका मीनिंग है। और मुझे लगता है एक्स का कभी भी एक मतलब नहीं हो सकता, तो इसके 2-3 मतलब हैं, शायद 4, जो आपको फिल्म देख के समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यू नो, इट विल चैलेंज यू, इट विल एक्साइट यू कि आप इसके बारे में सोचें ये क्या है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म कन्वे करती है इस छोटे से एक्स की कहानी बहुत अच्छे से। मुझे लगता है आप लोग सब गेस कर लोगे फिल्म ख़त्म होने के बाद कि क्यों था। ओके, लाइक जैसे बचपन में हम लोग मैथ में इक्वेशन निकालते थे एक्स का वैल्यू, तो वैसे ही कुछ निकालना है क्या फिल्म देखते टाइम? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप दिमाग लगाएंगे तो नहीं निकलेगा एक्स का वैल्यू। आपको दिल लगाना पड़ेगा। ये फील करने वाला एक्स है। ओके, बट अगर बात करें इस मूवी की राइटिंग के टाइम की, या फिर इसको जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन उस टाइम आया था? लाइक इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल मूवी। यस, नहीं, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू राइट इट बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ पर्सपेक्टिव, कि जिस पर्सपेक्टिव से ये कहानी सुनाई गई है, जिस नज़रिए से, और जो इसका ट्रीटमेंट है, वो यूजुअली ट्रीटमेंट्स डायरेक्टर्स लेके आते हैं, लेकिन राइटर ने, और जब मैंने लिखी थी एज अ राइटर, ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट हार्ड कोड कर दिया था स्क्रिप्ट में कि अब ये जो भी डायरेक्ट करेगा, मैं करूँ या कोई और करे, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको इस फिल्म को एक तरीके से ही डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी थी राइटिंग में। वो बहुत ही ब्रेव चॉइस था, बहुत रिस्की चॉइस था जो लिया मैंने, जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आए कि इसको अब संभालें कैसे। चॉइस तो ले लिया है, उसको संभालने में और उसको थोड़ा सा स्पेशली क्लाइमैक्स वगैरह क्रैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। बट ब्रॉडली मैंने कर लिया, क्योंकि राइटिंग जो है उसमें मैंने काफ़ी समय बिताया है और
मुझे मज़ा आता है करने को। राइटिंग के टाइम पे आपने कभी ऐसा, जब आप अभिमन्यु का कैरेक्टर लिख रहे थे, तो कभी कुछ ऐसा दिमाग में थॉट आया था कि ये कैरेक्टर कौन प्ले कर सकता है? उस टाइम के क्या थॉट थे? आया होगा, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं आया, लिखते वक्त नहीं आया होगा, लेकिन क्योंकि लिखते वक्त मुझे लगता है मैं ही अभिमन्यु हूँ और मैं ही किडनैपर हूँ और मैं ही वो बच्ची भी हूँ। लिखते वक्त तो आपको पर्सनली फील करना चाहिए सब कुछ। जब आप उसको पर्सनली फील कर रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन भी पर्सनल होगा, स्टोरी टेलिंग पर्सनल होगी, और क्योंकि वो पर्सनल है, क्योंकि सिर्फ आप ही वो सुना सकते हैं और कोई नहीं, तो वो यूनिक भी हो जाएगी। जब यूनिक हो जाएगी तो उसकी एक जगह बन जाएगी यू नो फिल्मों की दुनिया में। लाइक यू सेड कि जब आप लिख रहे थे तो मतलब उसको खुद से रिलेट करके कर रहे थे। हाँ, बट लिखने के बाद बट जो अपनी ऑडियंस है वो कैसे अभिमन्यु के कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगी? बिकॉज जिस तरह से दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की जितनी ऑडियंस है ना, वो भी अभिमन्यु का कैरेक्टर कहीं ना कहीं तो प्ले कर रही है। सब चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हाँ, वो तो सी आई थिंक यू विल फील फॉर अभिमन्यु, ओके, एंड आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे कि हम इस आदमी के लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी परफेक्ट नहीं है, ये एक फ्लॉड कैरेक्टर है। और मुझे लगता है यही उसकी रिलेटेबिलिटी है, यही मैंने सीखा है स्टोरी टेलिंग के मामले में, कि कैरेक्टर इम्परफेक्ट होता है तो ही रियल होता है, तो ही बिलीवेबल होता है, और अगर रियल और बिलीवेबल होता है तो रिलेटेबल होता है। तो ये एक इम्परफेक्ट सा कैरेक्टर है, ये कुछ चीज़ें अच्छे से करता है, कुछ जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है और कुछ नहीं निभाता है ठीक से, और मुझे बड़ा रिलेटेबल लगता है ऐसा इंसान। तो आई थिंक आप रिलेट करोगे उसके पर्सनालिटी से, कैरेक्टर से, लेकिन शायद आप उसके चॉइसेस को क्वेश्चन करो, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है यू नो एक हाई ब्रो एटीट्यूड लेके या एक हायर पोजीशन में बैठ के जज करना कैरेक्टर को कि नहीं ये इसने गलत किया, मैं होता तो ऐसा करता वैसा करता। ठीक है, आपका हक है, आपने वो टिकट खरीदा, आप वहाँ बैठे हैं, आप जज कीजिए, बट आइदर वे आई थिंक यू विल फील फॉर हिम, एंड आप खुद सरप्राइज भी हो जाओगे कि यार मैंने सोचा नहीं था मुझे इसके लिए भी बुरा लग सकता है, लेकिन लग रहा है। ऑल्सो आपने पिछले कई सारे इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि जब आपने क्रेजी का वो राइटिंग किया था तो बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। व्हाई इज़ इट सो? लाइक क्या स्टेटमेंट आता था उनके तरफ से? सी मैं ज़्यादा लोगों के पास गया नहीं था, एक दो लोगों के पास गया होऊंगा, और स्क्रिप्ट तो सबको पेज टर्नर लगती थी, फास्ट स्क्रिप्ट थी। आज भी मैं अपने कुछ जो दोस्त बन गए हैं आज, तब प्रोड्यूसर थे, वो मुझे कहते हैं यार तेरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, याद है मुझे, कुछ एक घंटे में पढ़ ली थी पूरी पिक्चर, इतनी फास्ट थी। तो ये भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की निशानी होती है कि आप नहीं रख पाए नीचे, आपने शुरू की पढ़ना और आप ख़त्म किए बिना उठ नहीं सके, तो ये विक्ट्री है उस स्क्रिप्ट की। तो ऐसे 2-4 छक्के मारे थे उस स्क्रिप्ट ने, लेकिन रन आए नहीं स्कोर बोर्ड पे। तो कुछ मतलब लोगों को अच्छी लगी होगी, तारीफ भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका, और अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जिस जगह पे होना चाहिए था वहीं आके हुआ। बट उनकी तरफ से क्या ऐसा स्टेटमेंट आता था कि क्यों मतलब इस पर काम नहीं कर सकते हैं? लोग रिस्क नहीं लेते ना, लोग बॉलीवुड में नहीं लेते, सेफ खेलते हैं, और उनको सब कुछ चाहिए कि सिक्योर हो जाए पहले ही। आपकी स्क्रिप्ट अगर घटिया हो, लेकिन उस स्क्रिप्ट के साथ एक स्टार अटैच्ड है, एक आउटपुट डील अटैच्ड है कि ये बिक जाएगी इतने रुपए में, हाँ, और वगैरह वगैरह जो एंसिलरी चीज़ें होती हैं जो सप्लीमेंट करती हैं एक फिल्म के रेवेन्यू को, वो सब अगर इन प्लेस है तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या स्क्रिप्ट है, लोग बनाएंगे क्योंकि सेफ बेट है। बट आप देखो कि अब ऑडियंस की जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अलग हो चुकी है। अब ऑडियंस क्रिटिसाइज भी करते हैं, लाइक अगर उनको उस मूवी में से वो कहानी नहीं मिलती है, वो वर्थ नहीं दिखता है, तो वो होती है चीज़ें। आपकी मूवी में भी हमने देखा है कि कोई ग्लैमर नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कुछ स्लैग्स का तो अभी तक जहाँ तक ट्रेलर देखा है वहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं दिखा है। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि पता नहीं ऑडियंस का वो टेस्ट पे मैच कर पाएगी कि नहीं? ऑडियंस का टेस्ट पता होता तो इतनी सारी ख़राब फिल्में इतनी तादाद में थोड़ी बनती है ना। ऑडियंस का टेस्ट ही नहीं कोई जानना चाह रहा है, ऑडियंस पे भरोसा नहीं करना चाह रहा है। मुझे तो बहुत भरोसा है, मैं भी ऑडियंस हूँ,
तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं तो अच्छी फिल्म के इंतज़ार में हूँ कि आएगी, मैं देखूँगा। ये प्रॉब्लम क्या है, ऑडियंस तो 500 रुपये 200 रुपये जितने भी, साउथ में तो कैप है आई थिंक 100-150 रुपये का टिकट पे, जितने भी देती है उन्होंने तो उतने ही पैसे देने हैं ना। तो उनको सेफ नहीं खेलना है अपने 500 रुपये के लिए, जिसका 50 करोड़ लगा है पिक्चर पे उसको सेफ खेलना है। तो जिगरा उनके पास होना चाहिए, टेस्ट उनके पास होना चाहिए, ऑडियंस के पास तो है ही। ऑल्सो ये भी हमने सुना था कि आपने बोला था कि अगर कुछ अलग है तो आपको सोहम शाह के पास आनी चाहिए। हाँ तो क्या गलत बोला। हाँ सही, वही मतलब ऐसा क्या सोहम शाह कर रहे हैं जो बाकी बॉलीवुड नहीं कर पा रहा है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी खतरनाक है उनकी, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी उस आदमी की देखो ना कितनी अजीब है। वो वैसे ही इज नॉट foreign educated, or you can't call him a very cinema literate guy, but look at his taste, look at his choices. You know, ये देसी आदमी है, ज़मीन का आदमी है, लेकिन वो है अपनी ऑडियंस, सोहम शाह अपनी ऑडियंस है, और उसकी चॉइसेस देखो, राइट। तो ऐसे बाकी भी करोड़ों लोग हैं ना इस देश में जो ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली, है ना, देसी लोग। तो यही सब सोच के मैंने कहा कि अगर आपके पास एक कोई कहानी है जिसमें आपको कन्विक्शन है, और उसके अलावा हम लोगों के पास है ही क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं है फिल्म पे लगाने के लिए, मेरे घर में तो कोई स्टार बैठा नहीं है जिसको मैं लॉन्च कर दूं, राइट। मेरे पास क्या है, एक हुनर है लिखने का, उसको विजुअलाइज करने का, और एक कन्विक्शन है, यही है, यही लेके उतरा हूँ। तो वही मैं दूसरों को कहता हूँ कि अगर आपके पास भी ये है तो, और कोई और नहीं बना रहा है, तो फिर वही एक ही आदमी है जो रिस्क ले सकता है, वो सोहम शाह है। बिल्कुल। और सोहम ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि बॉलीवुड जो है ना वो बांद्रा जुहू से आगे ही नहीं बढ़ना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड एक जा करके स्टक्ड हो चुका है? नहीं, ये बात से मैं सोहम की इत्तेफाक नहीं रखता, ये एक ही बात है। क्या मुझे लगता है जो लोग बांद्रा जुहू को प्रॉब्लम बोलते हैं वो खुद रहते भी बांद्रा जुहू में ही है, ठीक है, उनको अपना अगला घर भी बांद्रा जुहू में ही खरीदना है। और बांद्रा जुहू में इंसान नहीं रहते क्या, उनके पास दिल नहीं है क्या, उनके पास फीलिंग्स नहीं है क्या? तो क्या गलत हो गया अगर बांद्रा जुहू के लिए फिल्म किसी ने बना भी थी तो गलत क्या है? कोई गलत नहीं है यार, जिसके लिए बनानी है बनाओ, आपको पूरे हिंदुस्तान के लिए बनानी है। आप जानते हो क्या हिंदुस्तान के दिल को? आप पहले जहाँ रहते हो उसको तो जान लो, यू नो। तो ये दिस इज नॉट फॉर सोहम, बट दिस इज, आई एम हियरिंग दिस आर्ग्यूमेंट अ लॉट, यू नो, दिस एंटी, लाइक मीडिया इंडस्ट्री में ये बहुत, हाँ, ये एंटी बॉलीवुड आर्ग्यूमेंट और एंटी बांद्रा जुहू आर्ग्यूमेंट। अरे जितने बड़े फिल्म मेकर्स रहे हैं इस देश के, उनमें से काफ़ी बांद्रा जुहू में भी रह के गए हैं, ठीक है, उन्होंने पूरे इंडिया के लिए फिल्म बनाई होगी। आप दिल से फिल्म बनाओ, आपकी फिल्म अगर बांद्रा जुहू में चल जाए तो भी यार यू शुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि बांद्रा जुहू में भी लोग ही रहते हैं, जानवर थोड़ी रहते हैं, और उनके भी दिल धड़कते हैं, और उनका भी सिनेमैटिक टेस्ट है। मुझे लगता है काफ़ी पॉपुलेशन भी होगी मैथ्स करें तो, मुझे नहीं पता, 2-5 लाख समझो, 5 लाख भी हो, एक करते हैं ना मैथ्स, 5 लाख लोग अगर बांद्रा जुहू में रहते हो, आई एम गेसिंग, भाई इसका निकालो सेंसस क्या है, तो बट बांद्रा जुहू भी डिसेंट साइज एरिया है, 5 लाख लोग रहते हैं, और बांद्रा जुहू वाले हैं तो मल्टीप्लेक्स में जाएंगे देखने, 500 रुपये की टिकट खरीदेंगे, कितना हो गया, 25 करोड़ हो गया, माय गॉड, एम आई राइट? तो कोई बुरा कलेक्शन तो नहीं है। ओके, सो ये भी ट्रेलर लॉन्च में हमने देखा कि बताया गया है कि क्रेजी 3 साल पहले ही बन चुकी थी जब वो हो चुका था, तो अभी इतना टाइम क्यों लगा क्रेजी को लाने में? हाँ, वो यार सुनने में लगता है 3 साल पहले बन गई, बट फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई अक्टूबर 2022 में, विच इज़ काइंड ऑफ एंड ऑफ 2022, ओके। और उसके बाद एक पोर्शन बचा था फिल्म का जो कि एक टेक्निकल पोर्शन था, वो मेडिकल एक प्रोसीजर शूट करना था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसके प्रोस्थेटिक्स क्रैक करने में समय लग गया, उस प्रोसीजर को समझने में समय लग गया, उसको ऑथेंटिकली रिक्रिएट करने में समय लग गया। वो 2024 में शूट हुआ है। सो आप देखें कि टेक्निकली फिल्म 2024 में ही कंप्लीट हुई है।
22 अक्टूबर के करीब फिल्म का जो मेन शूटिंग है वो ख़त्म हुई। फिर जो एक मेडिकल प्रोसीजर का सीन था वो 2024 में शूट हुआ, समवेयर अराउंड मई, और अभी 2025 में आ रही है फिल्म फरवरी में। तो इतना ऐसा नहीं है जितना लग रहा है सुनने में ना कि बड़ा टाइम लगा, इसको सही टाइम लगा जितना लगना चाहिए था। और है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म है, तो अच्छा ही है कि इसको टाइम लगा है। मैं तो कहता हूँ दूसरों को भी ये सीखना चाहिए सोहम शाह फिल्म से। इत्मीनान से बनाते हैं, बार बार उसको टेस्ट करते हैं एकदम, मतलब कई फिल्टरों के थ्रू होके फिर फिल्म आपके पास, ऑडियंस के पास आती है, तो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है उस पर। लाइक अभी आप देखो कि री रिलीज का दौर आ चुका है, ट्रेंड आ चुका है, बट व्हाट्स योर पर्सनल थॉट ऑन दिस? लाइक पहले वो फिल्म क्यों नहीं उतना दिखा पाई ऑडियंस को, क्यों नहीं उस समय टेस्ट उतना पसंद आया, और अब देखो वही री रिलीज हो चुका है तो ऑडियंस वही फिल्म, वही जो चीज़ आई थी थिएटर में अब उसको पसंद करी। तो इट्स बिकॉज ऑफ ट्रेंड, और कि अभी पब्लिक को रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये फिल्म वाकई अच्छी थी? जो भी है अच्छा ही हो रहा है। एक फिल्म को उसकी जायज़ इज्जत मिल रही है ना, उसको कमाई मिल रही है, ड्यू मिल रहा है। कोई बात नहीं पहले नहीं मिला तो सही, ऑडियंस ने दिया ना, तो वी शुड बी ग्रेटफुल जब भी मिला। यू नो कुछ फिल्में तो कभी री रिलीज़ नहीं हुई, इतनी कल्ट फिल्में हैं, स्वदेश है या अग्निपथ है, आई थिंक गाइड भी शायद नहीं चली होगी, आई एम नॉट श्योर, बट यू अंडरस्टैंड, ऐसी सैकड़ों पिक्चरें हैं जो नहीं चली। अंदाज अपना अपना है जब रिलीज़ हुई थी और बाद में जाके कल्ट बनी, वो उस फिल्म की किस्मत थी, बट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। अगर मेरी भी फिल्म किसी फिल्म के साथ ऐसा होता है, आई स्टिल बी ग्रेटफुल कि उस फिल्म को तब नहीं ऑडियंस ने सराहा या उसको हिट नहीं किया या समझे नहीं, लेकिन कभी तो किया, उतना भी चलेगा। आप जो प्यार दे सकते हो यार, हम खुशी खुशी ले लेंगे, हम क्यों मना करेंगे, जब भी दोगे हम ले लेंगे। बिल्कुल। और हमने मूवी में देखा ट्रेलर में कि किशोर दा की भी आवाज़ है। क्या ओजी मतलब वॉइस, इसका आइडिया कैसे आया किशोर दा की वॉइस को यूज़ करते हैं? ये इसका आइडिया तो प्रोडक्शन से ही आया है। मेरा आइडिया तो इतना ही था कि अभिमन्यु मेरे कैरेक्टर का नाम था, चक्रव्यूह जो था वो एक मेरे दिमाग में एक मेटाफर था, और अब देखो मैंने विंड मिल्स का बहुत इस्तेमाल किया है पिक्चर में, तो वो हमेशा से मैं दिखाना चाहता था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो जो टायर है, चक्का है जो गाड़ी का, वो भी मेरे लिए चक्रव्यूह का एक मेटाफर था। और मैंने कई जगह पे फिल्म में आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने एक लोकेशन भी चूज़ किया था जो शायद ट्रेलर में भी है, वो शॉट जो सर्कल पूरा घूमता है, ऐसा कैमरा फ्रेम भी घूमता है और एक सर्कुलर रोड है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें ढूंढता था जो सर्कल को रिप्रेजेंट करें ताकि वो चक्रव्यूह को रिप्रेजेंट करें। वो थॉट मेरे अंदर था। मैं तो ओरिजिनल गाना बनवाना चाहता था कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा है तो वो क्या स्वैग से लड़ा होगा, यू नो, वो मुझे बड़ा एक्साइट करता था। यही थी कि मैं चाह रहा था कि कोई ओरिजिनल गाना बन सकता है इस पे, तो बनाते हैं, क्योंकि वी हैव सच ग्रेट टैलेंट्स, यू नो, विशाल जी एंड गुलजार साहब। आई वाज लकी इनफ टू गेट देम टू डू द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। सो मेरा तो वैसा कुछ इंटरेस्ट था, बट ये प्रोडक्शन से सजेशन आया कि ये गाना बढ़िया लगेगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सजेशन। तो ये इस तरीके का लेन देन भी था क्रिएटिविटी का और आइडियाज़ का। लेकिन आप देखो कि जिस तरह से किशोर कुमार की आवाज़ यूज़ की गई है, और एक कुछ नया जॉनर देखने को मिला है म्यूज़िक का, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो सिंगर्स हैं उनको ये गाना कितना ओवरशैडो कर देगी उनके गानों को, ये जब आएगी? अरे यार, कोई है क्या किशोर जी के सामने? किशोर कुमार के सामने कौन है? दो ही जीनियस मैं मानता हूँ सिनेमैटिक हिस्ट्री में, मेरे हिसाब से होंगे 10-12 होंगे, बट दो लोगों को मैं बहुत ऊपर रखता हूँ। एक चार्ली चैपलिन और एक किशोर कुमार, ये होता है जीनियस। फिर कुछ हद तक मैं शेखर कपूर को भी इंडिया से जीनियस मानता हूँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जीनियसेस। किशोर कुमार मतलब अनदर लेवल ऑफ सिंगिंग, ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ जो ओजी क्रेजी वाज किशोर कुमार। Actually the crazy type. OG crazy was किशोर कुमार।
ओके फाइन। तो अब गिरीश को आगे कैसी क्रेजी कहानी में देखने को मिल सकता है? कौन सी ऐसी क्रेजी कहानी गिरीश अब लिखने वाले हैं? नहीं, आपको कुछ हाई कॉन्सेप्ट ही मिलेगा और समथिंग विद अ इमोशनल कोर, समथिंग विद अ लॉट ऑफ हार्ट, समथिंग यंग, समथिंग क्वर्की, फन, एजी, यही सब चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं। फाइन, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू Thank you. अब क्या बॉलीवुड को एक नया क्रेजी थ्रिलिंग कहानी मिलता है, एंड ऑब्वियसली कुछ अलग मिल रहा है बॉलीवुड को इस बार क्रेजी में, तो देखते हैं कितनी एक्साइटिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच गिरीश, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग। थैंक यू, सेम।